फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ, वो है वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर या विश्व व्यवस्था। पिछले कुछ दिनों में जो विश्व के कई देशों की घटनाएँ हमारे सामने आई हैं, उन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसे क्या कारक हैं जिसके कारण पूरे विश्व में एक तरह का अनरेस्ट, एक तरह की अस्थिरता दिखाई पड़ रही है। पहली घटना जापान से है, जहां लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी घटना श्रीलंका से है, जहां हमने देखा कि राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह जनता ने घेर लिया है और जनता लाखों की संख्या में चारों तरफ है, नारे लगा रही है, झंडे लहरा रही है। राष्ट्रपति राजपक्षे नदारद हैं और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया है और वे एक सर्वदलीय सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। इससे कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन के एग्जिट, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के एग्जिट के नायक रहे थे और उनके नेतृत्व में जो कैंपेन चलाया गया था, उसके बाद ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से हट गया था और उनको पिछले दिनों इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी की प्रमुख पद से भी वे हटे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक तरह की अस्थिरता में दिखाई दे रही है। जो एक वर्ल्ड ऑर्डर होता है वो नदारद है और एक तरह की बेचैनी सी दुनिया में महसूस हो रही है। आज हमारे जो सोचने का, समझने का विषय है वो ये कि आखिर इन चीज़ों के कारण क्या हैं और ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। जो एक सामान्य सी चीज़ हमने हमेशा देखी है, अगर हम पूरे विश्व व्यवस्था के संदर्भ में नहीं भी देखते तो खुद के देश के रूप में देखते हैं कि जब देश में चीज़ें स्थिर होती हैं, एक साम्य होता है, सामंजस्य होता है, तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये बात पूरे विश्व के ऊपर भी लागू होती है। जैसे ही महामारी आई और कोरोना के कारण पूरी दुनिया ने एक अभूतपूर्व दृश्य को, अभूतपूर्व सीन को देखा, उसमें बहुत सारे देशों में जो कि इसके लिए तैयार नहीं थे, ऐसे अस्थिरता का सामना करना पड़ा जिसके लिए उन्हें अभूतपूर्व कदम उठाने पड़े और जिसने जो उनका वर्ल्ड ऑर्डर था, जो उनके यहाँ का तदात्म्य था, उसको डिस्टर्ब कर दिया और इससे जनता को भी बेचैनी का सामना करना पड़ा। सामान्य रूप से जनता तब तक चुप रहती है या बहुत कुछ नहीं कहती है जब तक कि उसकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो उसका रोटी कपड़ा मकान है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन पहले तो कोरोना के कारण और उसके बाद पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उसने विश्व व्यवस्था को एकाएक एक अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व स्थिति में ला खड़ा किया। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो कोरोना के का सामना करने के लिए जिन फाइनेंसेस की ज़रूरत थी, जिन व्यवस्थाओं की ज़रूरत थी, उनने कुछ कठोर कदम दुनिया भर के लोगों को उठाने के लिए, दुनिया भर के देशों को उठाने के लिए मजबूर किया और जो ज़रूरी भी थे, और उसके कारण काफ़ी हद तक दुनिया कोरोना से रिकवर कर गई। लेकिन जब कोई कठिन कदम उठाए जाते हैं, कठोर कदम उठाए जाते हैं, तो उसके रिपरकशंस भी होते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो वो प्रभाव पड़ना शुरू हुआ और थोड़ा महंगाई बढ़ी और जो लोगों को उनकी नौकरियां थी उनसे हाथ धोना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में जब बेरोजगारी हुई तो इसके कारण गरीबी आई और महंगाई बढ़ना शुरू हुई। अलग अलग देशों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको ठीक करने के प्रयास किए। ये स्थितियां संतुलित हो ही रही थी कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। रशिया जो कि एक बड़ी विश्व व्यवस्था है और तेल के बारे में और गैस के बारे में, फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा निर्यातक है और जो फर्टिलाइजर्स और खाने का तेल है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को, लेबनान, इथियोपिया, इजिप्ट में बड़ी मात्रा में जाता है। उसके अलावा जो वहाँ से जाने वाली गैस है और जो तेल है वो पूरे, समझ लीजिए आप, पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वो यूरोप की एनर्जी सप्लाई का बहुत बड़ा प्लेयर है। एक बात और है, हमें एक लगता है कि रशिया ने एक ऐसा कदम उठा लिया, पूरी दुनिया अब उसके खिलाफ है, अब उसका ये कर देगी, वो कर देगी।
लेकिन ये स्टेप जो जैसे हमले का है, ये ऐसे नहीं उठाया जाता। इसके पीछे बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं और उनने भी अपनी रिसर्च करके रखा और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि जो वर्तमान में रशिया की स्थिति है और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक साम्य में, पूरे वर्ल्ड के इक्विलिब्रियम में जो रशिया का रोल है, उसमें कोई कितने भी सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर ले, रशिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और लेकिन जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उन आर्थिक प्रतिबंधों ने वही जो विश्व साम्य होता है, एक व्यवस्था जो बनी होती है, उस व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के परिणाम क्या हुए कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे लेबनान में खाद्य तेल 83% तक बढ़ गए, गेहूं की कीमतें 47% तक बढ़ गई। गेहूं का बड़े मात्रा में निर्यात रशिया के द्वारा किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को। वहां लगातार मतलब 50 से 60% तक रेट्स बढ़ गए और पूरी दुनिया में एक तरह से महंगाई, इवन अमेरिका में, यूरोप में, आप कहें सारी दुनिया में महंगाई का जो वर्तमान स्तर है, ऐसा कभी नहीं था। इस अभूतपूर्व महंगाई के स्तर ने दुनिया के लोगों में बेचैनी बढ़ा दी और इस बढ़ी हुई बेचैनी का ये परिणाम है कि अब जैसे लंका जैसे देश थे जिनके पास में अपने कुछ अच्छे इंतजामात नहीं थे और उनकी सरकारों ने मिसमैनेजमेंट किया, कर्जों को वो ठीक से संभाल नहीं सकते थे, उस मात्रा में उन्होंने कर्जे लिए और उसके कारण वो बिल्कुल अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गए और आज उनको अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा। उसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जो इन स्थितियों को बहुत अच्छे से कम ज्यादा करके संभालते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति थोड़ी डगरमगर ही है। कभी भी वहां भी ऐसी खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर में ये स्थितियां बन रही हैं, जबकि सैन्य पक्ष में आप देखेंगे तो जो पोलैंड, हंगरी जैसे देश रहे हैं जो न्यूट्रल रहा करते थे, उन्होंने अपनी परिस्थितियां बदली और उन्होंने अपने सैन्य साजो सामान की बातें बढ़ाना शुरू की। स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश जो हमेशा न्यूट्रल रहते थे, उन्होंने नाटो की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दे दी, अप्लाई किया। तो इससे अब नए सिरे से विश्व व्यवस्था परिभाषित होने की स्थिति में आ गई। प्रश्न ये है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए, भारत जैसे देश के लिए और भारतीयों के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या हमारी ड्यूटी होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व महंगाई की मार से जूझ रहा है और एक तरह से हम मंदी में या तो आ चुके हैं या आने की स्थिति में हैं। तमाम सरकारें वो कर रही हैं जो हमारी सरकार ने किया कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया, बाजार में मनी की सप्लाई कम कर दी। मनी की सप्लाई कम रहेगी तो महंगाई पे काबू करने में आसानी होती है। जब ये मनी की सप्लाई बाजार में कम की जाती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ा धीमी होती हैं और इसकी वजह से थोड़ा हम मंदी की तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब हमारी सरकार ये कदम उठा रही है, हमारे क्या दायित्व है? हमारे सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हम अभी नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में ना लें, कोई नए कर्जे हम ना उठाएं और बहुत हाथ सिकोड़ के खर्चा करें। सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं उन पे ही खर्च करें और अनावश्यक खर्चों से हम बचें और थोड़ा सा आगे के लिए बचत करके रखें। और जो वोलाटाइल मार्केट है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे ये जैसे हम देखते हैं कि ये मुद्राओं के जो अभी मार्केट्स आए थे, उनमें हम इन्वेस्ट ना करें और थोड़ा सा सेफ होके चलें। और ऐसे करके ये जो आने वाला पीरियड रहेगा 6 महीने, साल भर का, उसे हम बड़े आराम से निकाल दें। उसके बाद जैसे ही ये समस्या का समाधान होगा और विश्व एक नई व्यवस्था में आएगा, तेल और एनर्जी की तमाम सप्लाइयाँ ठीक होंगी, तो फिर से हम अपनी जो पुरानी स्थितियां हैं उसको हासिल कर सकेंगे। जो हमने अपनी जीडीपी ग्रोथ के रेट्स फिक्स कर सके हैं, हम उसमें आएंगे। जैसे आप लोग उन स्थिति में आते हैं तो आप अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और तब आपके लिए वो सही समय होगा। लेकिन वर्तमान समय जो है थोड़ा सिकुड़ कर चलने का समय है। ऐसा हमें करना पड़ेगा जब तक दुनिया थोड़ा सा मंदी की स्थितियों में है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे की बात अगली बार। धन्यवाद।